Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. So today I am doing this video for the people who are interested to become a cabin crew. तो ये सारे क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आती है मेरे DM में और साथ साथ मेरे कमेंट सेक्शन में भी। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे तरह। जैसे मैं थी, मेरे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मुझे भी कोई आइडिया नहीं था इस जॉब के बारे में और मैंने कैसे कैसे सब कुछ किया है मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली वीडियो में एंटर कर रही हूँ, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो एक बेसिक सा मेकअप मैं करके बैठी हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप ऐसे मेकअप करके जा सकते हो। ड्रेस कैसे पहन के जाना है, क्या करना है, मैं आगे पे वीडियो में बताऊंगी। तो हाँ, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है मुझे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से अपना जो एयर होस्टेस ट्रेनिंग किए थे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैं नाम तो नहीं ले सकती ऑफकोर्स, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई भी इंस्टीट्यूट से स्पेशल कोई ट्रेनिंग करना इट्स नॉट मैंडेटरी। तो आप नॉर्मली भी वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। आजकल जो प्रोसेस है थोड़े चेंज हो गए हैं। हमारे टाइम पर ऐसा था कि पहले हम कोई गूगल फॉर्म वगैरह फिल नहीं करते थे, हम सीधा देखते थे ऑनलाइन जाके जो करियर पेज होती है, सारी जो एयरलाइन होती है ना, इंडिया में जितने सारे एयरलाइन हैं या इंडिया के बाहर भी मिडिल ईस्ट के जो भी एयरलाइंस है या दुनिया के कहाँ पे भी कौन सी भी एयरलाइन हो ना, उन सबके एक करियर पेज होती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी इंटरव्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप सीधा गूगल में जाओ, जाके उस एयरलाइन का नाम लिखो और उसके बाजू में लिखो करियर। तो उसको जब आप सर्च करोगे तो ऊपर आपको उस एयरलाइन के करियर पेज दिखेंगे। आप जब खुलोगे तब जाके आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि वो उनके ऑथेंटिक पेज है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी होती है जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं सबसे पहले। और मैं कहीं भी पैसा देना मतलब रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी जो एयरलाइन होती है आपके सिलेक्शन से पहले पैसे नहीं मांगते हैं। और सिलेक्शन के बाद जब आपका ऑफर लेटर आ जाती है उसके बाद डिपॉजिट के लिए कुछ कंपनी है जो लोग पैसे मांगते हैं, और वो पैसे जो है आपके वो ले नहीं लेते हैं। वो एक सिक्योरिटी मनी होती है जो कि आप 2 साल या 3 साल कंपनी में सर्व करने के बाद उसके इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाए जाते हैं। अब मेरे एयरलाइन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी जब भी आप कोई भी करियर पेज चेक करो ना, वहाँ पे जाके उनका जो लोगो होती है और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा चेक कर लेना कि वो ऑथेंटिक पेज है, ठीक है। और कोई भी एयरलाइन जो है सिलेक्शन से पहले या इंटरव्यू से पहले आपको कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं मांगेगा, ये ध्यान में रखना। तो लेट्स कम बैक टू द ट्रेनिंग कि आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत है कि नहीं। देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, बाय ऑल मीन्स यू कैन गो एंड गेट अ ट्रेनिंग डन। इट विल टेक मे बी 1 ईयर, बिकॉज अगर आप 10+2 मतलब 12 पास हो तो आपको 1 साल के कोर्स दिए जाएंगे, जिसके मिनिमम जो टाइम है, मतलब मिनिमम जो पैसे खर्च होते हैं वो 2 लाख के आसपास होते हैं अभी के टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं जिस समय ट्रेनिंग की थी वो 3 महीने के ट्रेनिंग थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी। तो उस समय मुझे पे करना पड़ा था 1,25,000 जैसा, और आज से वो 6 साल पुरानी बात है। मैं मेरी ट्रेनिंग की थी 2017 के अगस्त में। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि अभी जो टाइम है उसका प्राइस भी बढ़ चुके हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जो 3 मंथ्स के कोर्स है वो मांग सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्लॉजेस है, पर अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है या आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको ना एक प्रोफेशन मतलब वो उनके लिए नहीं बने होते। मैं भी बहुत जगह बहुत कुछ कोशिश की हूँ, मेरे को लॉयर बनना था, मेरे को बहुत कुछ बनना था, मैं वहाँ पे कोशिश किया पर वो नहीं बनी। अल्टीमेटली मेरे को कभी कैबिन क्रू बनना ही नहीं था, ना ही तो मुझे इस जॉब के बारे में कुछ पता भी थी, फिर भी देखो मैं यहाँ पे कैबिन क्रू बनी हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं, इसीलिए मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई चीज के लिए आप ऐसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद आपको रियलाइज हो कि ये जॉब मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले ट्राई करो, इंटरव्यू दो, 2-4 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, फिर से इंटरव्यू दो और फिर डिसाइड करना कि आपको ये जॉब करनी है कि नहीं। सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद भी बहुत लोग जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर से हमें जो दिखती है इस जॉब के बारे में, जो हमारा एक आइडिया होती है, वो ना जब आप इस जॉब के अंदर आओगे तब वो आइडिया जो है वो 70% ना आपको लगेगा कि नहीं, ये 70% सिमिलर नहीं है, ओनली 30% इज सिमिलर। तो 70% विल बी वेरी न्यू फॉर यू एंड यू विल बी लर्निंग एंड यू हैव टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग अराउंड यू, जिसके साथ आपको ट्यून इन करना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ेगा। यू हैव टू बकल अप, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, लाइक एक स्केड्यूल हो जाएगी आपके लाइफ में जो 3 महीने के ट्रेनिंग होंगे शुरू में, एंड यू मस्ट बी लाइक 21-22 years old, just like I was 22 years old when I joined this airline, and ever since I have been working with this airline only. तो शुरू में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी, फिर भी मैं 22
22 साल की थी। बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट्स थे जो लोग 18 साल के थे। मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकती कि 18 साल की उम्र में ना बहुत मुश्किल होती है कि आप अपने घर से दूर कहीं रह रहे हो, काम कर रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, 8-10 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हो, वापस आके पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको एग्जाम भी देने पड़ेंगे, पास भी होने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज है। ये सारे प्रेशर में बहुत सारे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं जॉब। तो हाँ, इसीलिए अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको बाद में एक पछतावा हो सकती है। तो इतना सारा बात बोलने की एक ही मकसद है कि आप पहले इंटरव्यू दो, ठीक है, 2-4 इंटरव्यू दो। जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हैं कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आनी पड़ेगी फॉर एनी एयरलाइन यू वर्क विथ, लाइक एनी एयरलाइन विच ऑपरेट्स आउट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एयरलाइन। इंग्लिश इज द मैंडेटरी लैंग्वेज यू नीड टू स्पीक इन, सो यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और साथ साथ अगर आप इंडिया के कोई भी ऑपरेटर जो है उनके साथ उनके लिए इंटरव्यू दे रहे हो, उनके लिए काम करना चाहते हो, तो आपको हिंदी भी आनी जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो मेरी एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रही हूँ, भले ही इंग्लिश इज मैंडेटरी बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम गेस्ट के साथ ना हिंदी में ही इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि गेस्ट जो है वो आपके साथ हिंदी में ही बात करते हैं। तो अगर कोई इंसान मेरे साथ हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं उनको जवाब इंग्लिश में नहीं दे सकती ना। तो हाँ, इंडिया में जो एयरलाइंस है उनके लिए हिंदी एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी, और बाहर के एयरलाइन के लिए ओनली इंग्लिश इज मैंडेटरी। हाउएवर अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा। तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। जो आपको अगर नहीं आती है सो यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे कि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे भी हिंदी नहीं आती थी। मैं जब ट्रेनिंग के लिए आई थी मुझे टूटा फूटा इंग्लिश और टूटा फूटा हिंदी आती थी, पर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करा है। अभी भी मेरे में बहुत सारे फ्लॉज है, बट एट द सेम टाइम मैं जैसे बोलती हूँ उससे लोगों को समझ आ जाती है और उतनी काफ़ी है। बस आपको अपना जो भाव है वो दूसरे इंसान को समझाना है। सो आपको क्या करनी है कि इतना सीखना है ताकि जो दूसरा इंसान आपको सुन रहे हैं वो समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। दैट्स इट, ओके। आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसे टॉक शोज़ देखकर, ऐसे टीवी शोज़ देखकर सीखी हूँ। तो आप मेरे जैसा वो कर सकते हो, टॉक शोज़ देखो, टीवी शोज़ देखो। हाँ, इंटरेक्शन जिसमें जो भी शो है जिसमें इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करते, एक दूसरे आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे टाइप के शोज़ जो है वो देखो। मैं रेकमेंड करूँगी एक शो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, वो है फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, अभी भी मैं देखती हूँ, और कितने बार मैं फ्रेंड्स देख चुकी हूँ। मतलब ये एक टीवी शो है जो कि जिसका एक आई थिंक 10 सीजन्स है, और वो सारे सीजन्स मैं कितने बार रिपीट में देख चुकी हूँ, आई कैन नॉट इवन काउंट माई सेल्फ। तो आप भी वो देख सकते हो। आपके पास अगर नेटफ्लिक्स है तो आप नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो, फ्रेंड्स इज अवेलेबल देयर। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है सो यू कैन इवन वॉच फ्रेंड्स इन यूट्यूब पर भी है। छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, आप वही देखते रहना, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी इंग्लिश सीखने के लिए। मैं अज्यूम करती हूँ कि इंडिया में जो लोग भी हैं, हिंदी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखना। हिंदी आप वैसे भी आप लोग मोस्टली आप लोग हिंदी जानते हो, तो हाँ, उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका क्वालिफिकेशन। बहुत लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि मैं 10th किया है बस, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ? तो नहीं, कैबिन क्रू बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2, मतलब 12th। आपको 12th करना पड़ेगा। तो अगर बस 10th किया है और आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो 12th कर लेना। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो इट्स बेटर, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आई थी। क्यों बेटर? क्योंकि क्या पता कि आपको बाद में ये जॉब जो है इसके साथ आप कोप अप नहीं कर पाए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग इस जॉब में आने के बाद भी छोड़ दिए क्योंकि उनको नहीं सूट हुई। बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होती है। व्हाट इज मोशन सिकनेस नाउ? जैसे आप कार में जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो आपको उल्टी आती है, आपको चक्कर आती है। तो ये चीज फ्लाइट भी मूव होती है ना, तो उसके वजह से बहुत लोगों को मोशन सिकनेस, इसी को मोशन सिकनेस बोलती है। तो बहुत लोगों को फ्लाइट पर मोशन सिकनेस होती है, जिसके वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी वो फ्लाइट करते हैं तब भी वो बीमार पड़ते हैं, उनको चक्कर आता है, उनको उल्टी आती है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप अपना ड्यूटीज कैसे करोगे? आप गेस्ट के ध्यान कैसे रखोगे? क्योंकि आपको वहाँ पे भेजा जा रहा है, यू आर गेटिंग योर सैलरी टू टेक केयर ऑफ द गेस्ट, टू हैंडल देम एंड टू काइंड ऑफ इट्स द सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। मतलब कल को हम क्राफ्ट के अंदर क्यों होते हैं, हम एक फ्लाइट में एक कैबिन क्रू की जरूरत क्यों है? तो जब एक फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, उसके अंदर हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में मैं उसी के एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 180 लोग होते हैं। तो कल को अगर कुछ इश्यूज हो गए तो उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए कौन होगा? क्योंकि जो कैप्टन है वो फ्लाइट चला रहे हैं, मतलब उड़ा रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं कि बाहर आए। तो कौन आपके देखभाल करेंगे? उसके लिए हम होते हैं। भले ही आपके ये रिक्वायरमेंट्स हो कि आपको पानी चाहिए
या आपको खाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको तबीयत ख़राब हो गई, हाँ ऐसे भी बहुत गेस्ट होते हैं जिनको फ़्लाइट पर फेंट हो जाते हैं, वो किसी को हार्ट अटैक आती है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखे हैं। इट्स बिन लाइक 5.5 years फॉर मी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फॉलिंग सिक इन द फ्लाइट। शुगर लेवल लो हो जाती है जो कि बहुत ही सीरियस बीमारी है, बीमारी भी नहीं बोलूँगी, बहुत सीरियस इशू है जो कि हार्ट अटैक से भी सीरियस है, क्योंकि शुगर जब वैसे फॉल करती है ना और उस समय अगर आप टेक केयर नहीं कर पाते हो तो द पर्सन माइट इवन डाई। तो वो सारे सिचुएशन में देखभाल करने के लिए कौन होगा। और उससे भी बड़ी बात कि कल को सपोज देयर इज एन इशू एंड हमें कहीं इमरजेंसी में लैंड करना पड़ेगा, तो उस समय जो हम कहीं पर भी लैंड करेंगे, तो वो एयरपोर्ट हर जगह नहीं होता है ना, तो वहाँ पे अगर लैंड करेंगे तो लैंड करने के बाद हम फ्लाइट से निकलेंगे कैसे और कौन ये सब चीज़ करेगा, उस चीज़ के लिए हम होते हैं फ्लाइट पर। तो वो जो काम है, अगर आप खुद ही बीमार हो, आप वो सारे काम कैसे करोगे, तो इसीलिए बहुत लोग डिसकंटिन्यू करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ होंगे। और हाँ, अगर आपके माइंड में यही आइडिया है कि हाँ बस ऐसे सुंदर बन के मेकअप करके जाना है और स्माइल करना है, लोगों को खाना सर्व करना है एंड दैट्स इट, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको ये तो करना ही है, पर ये जस्ट 10% ऑफ द जॉब व्हाट यू सी आउटसाइड। अंदर जो है वो मैं आपको बता के भी नहीं समझा सकती, जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट, तो ग्रेजुएशन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन कर लो, ताकि क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको ये सूट नहीं कर रही है आपके हेल्थ के लिए या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो कि दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हो। अब क्या है, ग्रेजुएशन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है बहुत सारी जॉब के लिए। तो जब आप ग्रेजुएट होगे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होगा और भी जॉब मिलने का, तो आपको परेशानी नहीं होगी दूसरे जॉब ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट इज आर हाइट। तो हाइट कितने होने चाहिए? तो इंडिया में जितने सारे भी एयरलाइन हैं उनके रिक्वायरमेंट है 157 सेंटीमीटर्स फॉर गर्ल्स। मोस्टली लड़कियां हैं जो मुझे पूछती हैं, तो मैं लड़कियों के बारे में ही बोल रही हूँ। अगर कोई लड़के हैं जो इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगी वहाँ पर कि आपका हाइट का और BMI का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो BMI होनी चाहिए 22 के अंदर, जो मेरे एयरलाइन में है। दूसरे एयरलाइन में वैरी करती है, किसी में 24, 23 हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर इनिशियली जब आपको लिए जाते हैं तब 22 ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ना BMI कैलकुलेटर आती है, गूगल में जाके सर्च कर लेना अपना जो हाइट है। जैसे अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, फिर आपका वेट डालना और एक BMI आपको दिखाएगा, तो आप वो चेक करना कि वो 22 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई हाइट के रिक्वायरमेंट्स। अब हाइट के बाद जो आती है, हाँ और एक चीज़ भी मेंशन कर देती हूँ, इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो इंटरनेशनल एयरलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हाइट लेते हैं कि 212 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर देते हैं और आपको टिपी टो में जाके उस लेवल को टच करना होता है, ठीक है। तो ये होती है एक रिक्वायरमेंट, वैसे वो लोग हाइट चेक करते हैं। और कुछ एयरलाइंस है जिनके हाइट के रिक्वायरमेंट्स है 160 सेंटीमीटर, जैसे इंडिया में मैंने बोला 57 सेंटीमीटर और वहाँ पे है 160 सेंटीमीटर। अब इसके कारण ये है कि बहुत सारे देखो ऐसे भी जहाज होते हैं जो जहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह और कुछ चीजें ऊपर रखे होते हैं, तो बीइंग अ कैबिन क्रू आपको वहां तक पहुंचने पड़ेंगे वो सारी चीजें निकालने के लिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपको यूज करना पड़ेगा फ्लाइट में। तो इसीलिए एक सर्टेन हाइट मांगी जाती है। अगर आपकी हाइट उससे कम है तो ऑफकोर्स आप हाइट तो 18-19 ईयर्स के बाद बढ़ती नहीं है, तो आप एयरलाइन में ही दूसरे कोई डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढ सकते हैं। कैबिन क्रू में होने का चांसेस कम है मतलब होने का चांसेस नहीं है। अगर आपके हाइट 155 सेंटीमीटर है या 154 सेंटीमीटर है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। आई हैव हर्ड अभी इंडिया में एक एयरलाइन है जो 155 सेंटीमीटर से शायद लेते हैं। आई एम नॉट टेकिंग द नेम। आप मतलब नए एयरलाइन है, अभी खुले हैं, तो आप अगर थोड़ा सा जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक आपका जो क्राइटेरिया मतलब बेसिक जो आपको क्या करना है वो पहले बता देती हूँ, पहले भी बताई हूँ, अभी भी फिर से बता देती हूँ कि आपको ना क्या करना है। अभी एक CV बनानी है, सबसे पहले एक CV बनवानी है। हाँ, CV में मेंशन करना है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एज, आपका BMI क्या है, मतलब वेट कितना है, और फिर आपका क्वालिफिकेशन। फिर आपको मेंशन करनी है कि आप अगर कहीं पर काम किए हैं इससे पहले कोई भी जगह पर, तो वो मेंशन कर सकते हो। अगर काम नहीं किए हैं तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने हॉबीज मेंशन कर सकते हो और अपने बारे में कुछ बता सकते हो, जिससे वो CV पढ़ के जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा समझ आए आपके बारे में कि आप कैसे टाइप के इंसान हो, क्योंकि वो लोग ढूंढते हैं कि उनके कंपनी के लिए कौन होगा जो अप्रोप्रिएट होंगे, जो उनके सर्विस के लिए अप्रोप्रिएट होंगे। तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से मतलब आप ऐसी चीजें नहीं लिख सकते जो उनको जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि जो CV पढ़ेंगे वो ये पढ़ के उनको क्या समझ आएगी, ये ध्यान में रखते हुए आप अपना हॉबीज
वगैरह जो होती है, अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो वहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगा। आप एक अच्छे से स्टूडियो में जाके एक फुल लेंथ फोटो खिंचा लीजिए, एकदम पाँव से लेके मतलब सर से लेके पाँव तक फुल लेंथ पूरा एकदम, ठीक है। और उसी का एक पासपोर्ट साइज फोटो भी वहाँ से बनवा लीजिएगा। तो आपको ये 3 चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैं देखती हूँ इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं इंटरव्यू जो होती है वहाँ पे हेल्प करने के लिए जाती हूँ, तो देखती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, इंटरव्यू देना है, तो आप अभी पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट नॉर्मली अप्लाई करने से 1 से 1.5 महीना लगता है आपके पास पासपोर्ट पहुंचने के लिए, और एक प्रोसेस होती है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो वो सब कुछ करने के बाद आपके पास पासपोर्ट आ जाएगी। जो प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो पासपोर्ट अप्लाई करना मैंडेटरी है, पासपोर्ट चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट सीवी बनवा लिया आपने, फोटोग्राफ ले लिए, आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले लिए। अभी क्या करना है आपको, वो सीवी जो बनवाए ना आपका, आप उसका हार्ड कॉपी भी ले लीजिए, और साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने फ़ोन में ले लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जो भी एयरलाइन है उनके करियर पेज में जाना है, फिर जाके चेक करना है कि कैबिन क्रू के क्या जॉब अभी अवेलेबल, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे कैबिन क्रू के मतलब जैसे इंजीनियरिंग हो गई, ग्राउंड स्टाफ हो गई, सिक्योरिटी हो गई, कैबिन क्रू हो गई, तो ऐसे सारे आपके पास वो हेडिंग्स आएंगे। तो आप कैबिन क्रू में क्लिक करना है, फिर जाके देखना है कब नेक्स्ट इंटरव्यू आ रही है, और आप जाके अपना सीवी और एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है वहाँ पे भरना पड़ता है कि आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपका कंट्री, फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछी जाती है बहुत सारे, उसके आंसर करने हैं, और अपने जो सीवी और फोटोग्राफ वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपके पास ईमेल आएगी, आपको एक ईमेल आईडी भी चाहिए होगा, तो ईमेल आएगी। ईमेल में आपको बता देंगे कि कहाँ पे क्या इंटरव्यू हो रही है। ये एक प्रोसेस हो गई। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एयरलाइन जो है गूगल फॉर्म देते हैं, हाँ वो अपने इंस्टाग्राम पेज में भी देते हैं, कभी कभी अपने जो करियर पेज में है उसमें भी देते हैं। कैसे गूगल फॉर्म मिलती है आपको, जो पोस्ट आती है कि हमारा ये जगह पर इंटरव्यू है, वहाँ पे देखना एक छोटा सा QR कोड होती है, तो उस QR कोड को स्कैन करना है। सो दे विल टेक यू टू लिंक, जहाँ पे जाके आपको अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे डाल देना है, अपना सीवी डाल देना है और सबमिट कर देना है। फिर वेट करना है कि वो 1-2 दिन 3-4 दिन के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपका जो सीवी है वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो फिर वहीं पे आपको बता देंगे कि वेन्यू कहाँ है, कहाँ जाना है आपको, कितने बजे जाना है, तो वो सब कुछ, क्या अटायर आपको पहन के जाना है, वो सब कुछ बता देंगे। तो उस हिसाब से आप चले जाना। ऐसे करके 2-4 इंटरव्यू दो, उसके बाद देखो क्या हो रही है क्या नहीं। मुझे 5 मतलब 5th इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड। फॉर यू इट विल टेक फ्यू इंटरव्यूज, ओके। ऐसा मत सोचना कि एक इंटरव्यू में आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। ऑफकोर्स होता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, पर ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता है। कुछ लोगों को 10-15 इंटरव्यू देने पड़ते हैं। प्रिपेयर रहना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना, थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करके जाना कि आप एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस गेन हुई, ऐसे ही करके जाना, ठीक है। तो इतना ही बताना था। आई होप कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो सारे इसमें कवर की हूँ। अगर कुछ बच गए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं ज़रूर से उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको जानना है कि आप ड्रेसअप कैसे करके जाना है, आपको मेकअप कैसे करके जाना है, स्टेप बाय स्टेप अगर जानना है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन करना, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि क्या होती है कि जब आप एक रूम एंटर करते हो, बिफोर यू इवन स्पीक अप, व्हाट दे सी इज लाइक हाउ यू लुक। सो ऑफ कोर्स द आउटलुक ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट हियर, बिकॉज आपके आउटलुक पर भी बहुत सारी चीज़ें, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी हैविंग अ वेरी प्लेजेंट स्माइल, एंड यू हैव टू बी कैरिंग योर सेल्फ इन अ वे कि जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हो। आप ऐसे मुंह बना के, फ्राउन करके ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको गुस्सा भी आ रही होगी, आपको ऐसा करने का मन कर रहा है, फिर भी आप नहीं कर सकते, आपको ऐसे स्माइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ है। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो कि कैसे खुद को ग्रूम करना है इंटरव्यू के लिए, कैसे मतलब ऐसे आउटफिट एंड मेकअप वाइज कैसे तैयार होना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हो तो मैं वैसा वीडियो भी एक बना दूंगी। चलो आज के लिए इतना ही, मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।